अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हम लोग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको आप लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिसिटी का भी नाम देते हो। आप लोग इसको साइटोटॉक्सिसिटी इस वजह से कहते हो, क्यों? साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक यानी कि अपने ही सेल के खिलाफ ये टॉक्सिक हो जाता है, राइट। सेकेंड थिंग, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। ये एंटीबॉडी मतलब कि उसके अंदर बनती हैं, जो कि आईजीएम और आईजीजी क्लास की होती हैं। इसी वजह से हम लोग इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड और इसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी का भी नाम देते हैं, राइट। इसके अंदर होगा क्या कि आपकी अपनी बॉडी अपने ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगेगी और उसके रिएक्शन पर आपकी बॉडी जो है वो केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज कर देती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को पैदा करती है, राइट। और नतीजतन क्या होगा? सबसे पहले आप लोग बात करते हो कि एंटीबॉडीज, इसके अंदर आईजीएम और आईजीजी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि बाइंड हो जाती हैं आरबीसीज पर मौजूद एंटीजन से, ठीक है। यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो आपका आर एच फैक्टर मौजूद होता है, जो आपको ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये आर एच पॉजिटिव सपोज इस तरह से आप लोग बनाते हो, आप लोग कहते हो ये आर एच एंटीजन है, ठीक है। आपकी आपकी अपनी बॉडी इन एंटीजन के खिलाफ, इस आर एच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है और फिर बाद में अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा करती है, राइट। और नतीजतन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस हो जाती है या फिर हीमोलाइसिस हो जाती है। फैगोसाइटोसिस यानी कि एक सेल का दूसरे सेल को खा लेना, ठीक है। और जबकि हीमोलाइसिस की बात करते हो तो आप लोग कहते हो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, राइट। इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हो, दो तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। कॉमन एग्जांपल्स जो है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, लाइक आरएच डिजीज भी जिसको आप लोग नाम देते हो, या फिर अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का नाम देते हो, राइट, जो आप लोगों ने अपने टेबल में पढ़ा है। सेकेंड थिंग, आप लोग माइस्थीनिया ग्रेविस भी इसी एग्जाम्पल में आती है। अगर आप लोग अपने बुक से रीड आउट करना चाहो तो आप लोग कहते हो सेल डैमेज कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज, यानी कि सेल का तबाह हो जाना जिसकी वजह क्या है? एंटीबॉडीज है डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन। और वो उसकी मीन कर क्या रहे हैं कि अपने ही सेल की सतह पर मौजूद एंटीजन के खिलाफ ये बने हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज बने हैं। इन दीज डिसऑर्डर्स अ पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। इसके इस खराबी के अंदर होता क्या है कि एक इंसान जो है वो पैदा करता है एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और हर ओन सेल्स। वो एंटीबॉडीज पैदा करता है किसके नतीजे में? उन एंटीजेंस के नतीजे में जो कि मौजूद है अपने ही उसके अपने सेल्स की सतह पर। एज फॉर एग्जाम्पल हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, लाइक आर एच डिजीज आ जाती है, या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस। इसको हम लोग बारी बारी करके डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले ये कि आप लोग कहते हो जब कभी एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड करता है आपके सेल के सरफेस के साथ, कैन रिजल्ट इन द फेगोसाइटोसिस। या तो फेगोसाइटोसिस होती है, लाइक एक सेल के ऊपर दूसरा सेल लगता है और उसके बाद फिर वो अपने अंदर लेता लेता उसको खा जाता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस हो जाती है, एक सेल दूसरे सेल को खा जाएगा, या फिर लाइसिस ऑफ द सेल, या फिर जिसको आप लोग हीमोलाइसिस का नाम देते हो, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की टूट फूट का शिकार हो जाना, ठीक है, हीमोलाइसिस हो जाती है। नंबर 1, आप लोग हीमोलिटिक डिजीज की बात करते हो, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न या आरएच डिजीज, या फिर आप लोग बात करते हो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। तो इसके अंदर सिंपली इसके अंदर होता क्या है कि सपोज आप लोग बात कर रहे हो कि आपका जो बेबी है, लाइक एक एक्सपेक्टेड मदर है, ठीक है। आप कहते हो उसके बेबी के अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड है, जबकि मदर का अपना ब्लड आर एच नेगेटिव है, ठीक है। और किसी तरह से जो आपके बेबी का ब्लड है वो लीक आउट हो जाता है और आपके मदर की सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो जाता है। तो अब क्या होगा कि मदर की बॉडी उस ब्लड को जो उसके बेबी की तरफ से लीक होकर उसकी बॉडी में शामिल हुई है, अब वो जो मदर है वो उस ब्लड को एज एन एंटीजन के तौर पे लेना स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बैरूनी चीज है, ठीक है, एक फॉरेन पार्टिकल है। उसका अपना ब्लड तो नेगेटिव था, सपोज वो ए नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो खुद ए नेगेटिव है और उसका बेबी जो है वो ए पॉजिटिव है, अब जब ए पॉजिटिव ब्लड उसकी बॉडी के अंदर आता है, मदर की बॉडी में आता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो बॉडी है वो उसको बैरूनी चीज के तौर पर लेना स्टार्ट करती है, ठीक है, एज अ फॉरेन पार्टिकल।
और जब कभी किसी इंसान की बॉडी जो है वो हसास हुई हुई होती है, हाइपर सेंसिटिविटी मीन हाइपर सेंसिटिव हुई हुई होती है, तो क्या होगा कि वो उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद ये एंटीबॉडीज जो हैं ये मास्ट सेल के सरफेस पे मौजूद एफसी रिसेप्टर के ऊपर जाके ये बाइंड कर जाते हैं। और फिर बाद में इसके साथ जब मैक्रोफेजेस आकर लगेंगे, इनके कॉम्प्लेक्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा होगा, राइट। लेकिन फर्स्ट केस में जब पहली मर्तबा ऐसा केस आएगा कि मदर आर एच नेगेटिव है और बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये ए नेगेटिव थी मदर और बेबी जो था वो ए पॉजिटिव था, तो फर्स्ट बेबी के साथ ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके बाद आने वाले बेबी अगर सेम इसी सिचुएशन में है तो फिर उसको नुकसान पहुंचेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। आप लोग कहते हो आर एच एंटीजेंस आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आर एच एंटीजन जो है यानी कि जो आपको ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ऑफन अ टाइनी लीकेज ऑफ द बेबीज रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन। और कभी कभार क्या होता है कि आपके बेबी का जो रेड ब्लड सेल है मीन बारीक सा लीकेज होने की वजह से वो मदर के सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, बेबी का रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और अगर तो बेबी आर एच पॉजिटिव हो यानी कि उसको ये खासियत मिली हो फ्रॉम इट्स फादर, उसके फादर की तरफ से, जबकि उसकी मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है, then these red cells will cause her to develop antibodies against the RH antigen। तो ये क्या करेगी, ये रेड ब्लड सेल्स जो बेबी की तरफ से आ रहे हैं ये वजह बनते हैं कि वो उसकी बॉडी, मदर की बॉडी डेवलप पैदा करे एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, जो मतलब कि उसकी बेबी की तरफ से आ रहा है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज को पैदा करें, ठीक है। अब द एंटीबॉडीज यूजुअली ऑफ आईजीजी क्लास, इसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अमूमन आईजीजी क्लास की होती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा मीन तेज़ी के साथ मीन इतना तेज़ी के साथ नहीं पैदा होती कि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम की वजह बने फॉर दैट चाइल्ड, यानी कि जो बेबी उस टाइम पे ग्रो कर रहा है उस चाइल्ड के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन बट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, लेकिन वो प्लेसेंटा को क्रॉस यानी कि अबूट कर सकती है और अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है किस पर, सब्सिक्वेंट आने वाले आर एच पॉजिटिव फीटस के रेड ब्लड सेल्स पर, ठीक है। यानी कि आने वाला बेबी उस बेबी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, इतनी तेजी के साथ अपने एंटीबॉडीज नहीं बनाती कि उस बेबी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन आने वाले बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। नेक्स्ट आप लोगों की एग्जांपल आती है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में अगर आप लोग देखते हो तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसका, आपके स्केलेटल मसल्स का। आप लोग कहते हो कि जब कभी आपकी नर्व्स और आपके मसल्स के दरमियान जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए किसी न किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, जिनकी तबाही की वजह से, तो क्या होगा कि आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाएंगे। आप कह दो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व्स एंड मसल्स, नर्व्स और मसल्स के दरमियान का जो राब्ता है उसको वो तबाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं आपके एंटीबॉडीज। और नतीजतन क्या होता है कि आपके स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्पेशली दोस इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली वो वाले स्केलेटल मसल्स होते हैं जो आपकी अपर पार्ट में मौजूद हैं, यानी कि आपके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में, राइट। अगर आप इसके वजूहात की बात करते हो तो इसके अंदर मजीद आप लोग कहते हो इसके अंदर मतलब के डिफरेंट तरह के कॉजेज आ जाते हैं। आप कहते हो 5% इसका कॉज होता है मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम, मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम की वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। और 90% जो है वो इसके अंदर रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से फिर मीन एंटीबॉडीज़ बनते हैं और एंटीबॉडीज़ आपकी मसल्स को और वीक कर देती हैं, राइट। सेकंड हम लोगों की टाइप स्टार्ट होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, यानी कि ऐसी खराबी जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाएं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो सीरम सिकनेस की, सीरम सिकनेस की बात कर रहे हो, आप लोग कह रहे हो सपोज आपका सीरम जो है वो सिक हो गया है यानी कि खराब हो गया है,
ठीक है, यानी कि बीमार हो गया। इसके अंदर होता क्या है कि सपोज अगर आप लोग लाइक सीरम सिकनेस के एग्जांपल ले रहे हो, तो आप लोग कहते हो एज फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बॉडी में बाहर से वैक्सीनेशन करवाते हो, ठीक है, आप लोग बाहर से जो वैक्सीनेशन करवा रहे हो वो आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसको मजीद आप उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग बाहर से वैक्सीनेशन करवाते हो। लेकिन वेलफर्स हमारी बॉडी उस वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेकर, ठीक है, ऐसे समझती है कि हाँ जी बाहर से चीज़ आ रही है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज बनने चाहिए, और वो ऐसा ही करती है, ठीक है, रद्द अमल में वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है और नतीजतन मुख्तलिफ किस्म के अलामात को जाहिर करती है, लाइक फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, या पट्ठों में दर्द होने लगता है, या बोन्स में दर्द होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कहते हो सीरम सिकनेस या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, राइट। हम लोग अमूमन बच्चों के अंदर देखते हैं कि जब कभी उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है, तो एज हम लोग जैसा जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा कि वैक्सीनेशन के थोड़े टाइम के बाद ही उनको बुखार हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि समटाइम कुछ कुछ बेबीज़ के जो उनके इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेता है और उसके खिलाफ रिएक्शन दिखाकर वो फीवर पैदा कर देते हैं, राइट। अब इसके अंदर आप लोग कहते हो सीरम सिकनेस इज कॉज्ड बाय द मेनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। एंटी सीरम में मौजूद बहुत से प्रोटीन्स की वजह से सीरम सिकनेस होता है। बीइंग फॉरेन टू द रिसिपिएंट, अब ये एंटी सीरम जो है जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, अब लेने वाले के लिए तो रिसिपिएंट लेने वाले के लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल है, जिनके बैरूनी ज़रात हैं। तो नतीजतन क्या होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी डिवेलप्स अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के खिलाफ एक्टिव इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक ऐसी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त का एक ऐसा अमल जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं बाय द इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफ़त की तरफ से। कब? जब हमारी बॉडी जो है वो निशानदही कर ले कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन मौजूद है, राइट। ऐसी इम्यूनिटी को आप लोग एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हो। द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज बाइंड टू देम, और जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उन्हीं के साथ, उन प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड हो जाती हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना लेती हैं। लाइक जो बाहर से एंटी सीरम आ रहा है वो भी हमारे बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल था, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर और उसके साथ बाइंड कर गई, ठीक है, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना लिए। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने लगते हैं और सम टाइम डिपॉजिटेड यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पर, एज वेल एज, और इसके साथ साथ इन द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनीज, और इसके साथ साथ हमारी किडनीज की ग्लोमेरुलाई के अंदर भी, ठीक है। आप लोग कहते हो किडनी का एक ऐसा हिस्सा जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर मदद करता है, ठीक है। और नतीजतन क्या होगा, कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं? आप लोग कहते हो फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, या फिर हाइव्स हो जाते हैं यानी कि जिल्द के ऊपर उभार पैदा हो जाना, आर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है या पट्ठों में दर्द होने लग जाता है, और प्रोटीन इन द यूरिन यानी कि प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मौजूदगी होना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी को। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।